नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग मेरे साथ जुड़िए। कल हम लोगों ने बात की थी मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट की। मैं आपको मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूं। अनुच्छेद 12 में क्या है, 14 में क्या है, 13 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, सारी चीज़ें मैं रिवाइज कराता हूँ। तो अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, डिस्ट्रॉय करता हो। अनुच्छेद 14 में लिखा था कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में था। किस अनुच्छेद को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं? तो आर्टिकल 14 को कहते हैं। कौन से केस में कहा गया था? तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1980 में कहा गया। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। ठीक है। कल वाली पीडीएफ आज डल गई है क्योंकि जो पीडीएफ बनाते हैं उनकी कल तबीयत शायद खराब थी, इसलिए वो कल नहीं बना पाए थे। आज वो पीडीएफ डल चुकी है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में लिखा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 20 में लिखा है दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। 21A में लिखा है शिक्षा का अधिकार। 22 में लिखा है गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 में लिखा है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, यानी कि बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। 25 में लिखा है अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। 26 में लिखा है कि धार्मिक कार्यों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि से कर की मुक्ति। दान पर, डोनेशन पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है, क्या कहता है बेटा अनुच्छेद 27 जरा बताओ? लव यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी बच्चों को। और आज 5 अक्टूबर भी है, तो 5 अक्टूबर में भी आप लोग जानते हैं विश्व शिक्षक दिवस है। किस किस को पता था कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बताइए। हाँ जी, सार्थक, धन्यवाद। तो आप लोग बता दीजिए। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 27 की। क्या लिखा हुआ है बताएं जरा, क्या लिखा है अनुच्छेद 27 में? कोई भी नहीं बता रहा, बताओ। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, दिखाई क्या देगा? हाँ जी, चलिए। तो हम लोग डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में यानी कि पार्ट में दिए गए हैं? तो आप कहेंगे सर पार्ट 4 है। और आर्टिकल्स की बात कर लेंगे कि सर आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आप कहेंगे 36 से लेकर 51 तक। कि सर ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हालांकि इसको हम पीडीएफ से पढ़ेंगे कि सर डीपीएसपी। अब बताइए कि सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी लिखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में दिए हैं? तो भाग 4 में बेटा इनका वर्णन है, 36 से लेकर 51 तक। 36 से 51 तक किससे इंस्पायर्ड हैं हम? तो आप कहेंगे सर किससे इंस्पायर्ड हैं? किससे इंस्पायर्ड होकर लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए हैं? तो आप कहेंगे सर आयरलैंड के संविधान से। कि सर कहां से कहां तक है? तो 36 से लेकर 51 तक।
कौन से भाग में होंगे? भाग 4 में होंगे। किस में होंगे? भाग 4 में होंगे। कि सर डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जोड़े गए हैं? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जोड़ा गया है। एक नोट कहता है कि सर डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इनको वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 37 में लिखा है। किसमें? अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के उल्लंघन होने पर क्या कोर्ट के द्वारा सजा दी जा सकती है? तो कोर्ट के द्वारा कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो क्या कोर्ट सजा देगा? कोर्ट सजा नहीं देगा, क्योंकि आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। इन्हें क्या नहीं है? इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर याद कैसे करें? हमें याद करने में समस्या है, तो याद ऐसे करना है कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किसमें? भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। किस देश से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए हैं। कि सर इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना, राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना। कि सर डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति नहीं है। अब जैसे कि इनका उल्लंघन हो जाता है कि मान लीजिए मैंने किसी भी आर्टिकल को फॉलो नहीं किया, तो क्या मुझे सरकार से सजा मिलेगी, मुझे न्यायालय से सजा मिलेगी? तो आप कहेंगे सर न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 कहता है कि इन्हें लीगल पावर्स नहीं मिली हुई हैं, वैधानिक शक्तियां इन्हें नहीं मिली हुई हैं। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बड़े टॉपिक होंगे, हम हाथ से लिखकर नहीं पढ़ेंगे। ये बड़े टॉपिक्स हैं तो हम इन्हें लिख कर पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति, उसे हाथ से लिखकर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इनको बाइलिंगुअल लिखना जरूरी है। हाथ से बेटा दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। बाकी आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। ठीक है माय डियर। तो आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी एक ऐसा, डीपीएसपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं कि सर किसने क्या कहा था। जैसे कि केटी शाह की बात कर लूं। केटी शाह क्या कहते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा कर सकती है। जी ऑस्टिन डीपीएसपी को कहते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। हालांकि संविधान की आत्मा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को कहा, अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा, लेकिन ग्रेवलिन ऑस्टिन कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को अंबेडकर साहब ने कहा कि संविधान की अनोखी विशेषता है। ये कथन पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आयरलैंड। ठीक है जी। कहां से? आयरलैंड से। ठीक है। तो आप कहेंगे आयरलैंड से। क्लियर है जी ये? चलिए मैं इसको सही कर देता हूं। हमारे मित्र जो हैं थोड़े से गड़बड़ कर जाते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है जी। मैं इसको लिख देता हूं बेटा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आयरलैंड। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? ये आयरलैंड हो जाएगा। ये तो ठीक है। चलिए पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ें, एक बार नोट करके बताइए। किसी को कोई समस्या, मैं दोबारा से समझा देता हूं कि सर डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, इसलिए इन्हें कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। विक्की सार्थक जी धन्यवाद भैया। चलिए प्रशांत कुमार धन्यवाद माय डियर। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि सर स्टेटमेंट क्या क्या हो जाएंगे, कि सर स्टेटमेंट या कथन, कि सर किसने कौन सा कथन कहा है। कथन की अगर मैं बात करूं कि सर कौन सा कथन किसने कहा है, केटी साहा ने क्या कहा है। केटी साहा ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट द बैंक्स कन्वेनियंस, यानी कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है, आपके अनुसार नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे बैंक पैसा देती है तो उसी हिसाब से डीपीएसपी भी उसी प्रकार से माने गए हैं। किसके अनुसार माने गए हैं, तो केटी साहा के अनुसार। एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है, कॉल्ड द डीपीएसपी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है ऐसा, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। जी ऑस्टिन डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। कि सर संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को, डीपीएसपी को संविधान का क्या कहा है, तो डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा। अब इसमें आप लोगों के मन में होगा कि सर हाथ से क्यों नहीं लिखवा रहे। अब बताइए, जो कथन इनका यहां लिखा यही तो मैं हाथ से लिखता, मैं इसमें कोई दो चार चीजें अलग थोड़ी जोड़ देता। तो आप कहेंगे सर केटी साह कहते हैं राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन के अनुसार डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, ये आप लोग लिखना। और यहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। जब सरकार, संसद कानून बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, क्या बनाती हैं, आप कहेंगे बेटा कि जब संसद लॉ बनाती हैं, क्या बनाती हैं बेटा, कानून यानी कि लॉ, कि भैया मेकिंग ऑफ लॉ, कि जब कानून बनाया जाता है तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। कि जब कानून बनाया जाता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। लिख लेंगे ये सारी चीजें। चलिए, अच्छा, विश्वजीत कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, तो मैं यही कहूँगा, हे प्रभु इस बच्चे को इसकी सारे सपने पूरे करें, इस बच्चे को इसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जो भी इसने सोचा है वो पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार बताएं, लिख लिए या नहीं लिखे, लिख लिए या नहीं लिखे। मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, मैंने हटा दिया। अब मुझे बताना केटी साहा ने क्या कहा था। केटी साहा ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को क्या कहा। केटी साहा ने कहा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, क्या कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की अनोखी विशेषता है। कानून बनाते समय किसको ध्यान में रखना चाहिए, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है जी, बताओ। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे माय डियर मेरे बच्चों। याद हुआ, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओ, फिर से एक बार मेरे साथ रिवीजन करो कि डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने, अंबेडकर साहब ने कहा। कि संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा। कि सर केटी साहा ने क्या कहा, तो संविधान डीपीएसपी को बैंक के उस चेक के समान कहा जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। हालांकि आपने ये लिख लिए होंगे सारी चीज़ें, एक बार थंब कर दें अगर लिख लिया हो तो, एक बार जल्दी से बताइएगा, जल्दी से मेरे बच्चे। हाँ, मेरे भाई मेरी बहन जितने भी लिख रहे हैं प्लीज़ लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, चश्मा लगा हुआ है तो आपका मेडिकल बिल्कुल होगा। चलिए बता दीजिए जल्दी से, यहाँ पर लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ जी,
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, मैंने कहा था अनुच्छेद 12 में, 36 में और 152 में किसकी परिभाषा होगी? राज्य की। तो आप कहेंगे सर भाग 12, सॉरी अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, इनमें क्या लिखा हुआ है? इनमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, डल बेटा आज डली है पीडीएफ डली है, देख लो भाई एक बार जरा चेक करके। ठीक है, एप्लीकेशन लॉगिन है आपका? नहीं है? चेक करवा के और उससे नवीन से तो चेक कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर राज्य शब्द की परिभाषा या राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में? 12 में, 36 में और आप कहेंगे 152 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दिस इज नॉट डिबेटेबल। इनको कोई भी वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, इसलिए इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या डीपीएसपी के उल्लंघन होने पर, डीपीएसपी को ब्रेक करने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर क्या कोर्ट सजा देगी? तो कोर्ट सजा नहीं देगी, कोर्ट सजा नहीं देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 कहता है, आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है जी बेटा, पीडीएफ भी डली है और वीडियो भी डली हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में और 39 में क्या लिखा है? जर्नली बता देता हूं कि अनुच्छेद 38 और 39 किससे संबंधित होंगे? तो ये कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करेंगे। क्या बनाने की बात करेंगे? कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करेंगे। तो आप कहेंगे कल्याणकारी राज्य बनाने की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 38 और 39 में। 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू द पीपल। आप कहेंगे कि भैया राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय मुहैया कराए। क्या कराए बेटा? तो आप कहेंगे कि सर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। तो इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना किसका कर्तव्य है? तो वो राज्य का कर्तव्य है। कहाँ लिखा है ऐसा? अनुच्छेद 38 खंड 1 में, या केवल अनुच्छेद भी आप 38 याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोग लिख लीजिए। एक बच्चा क्या कह रहे हैं, दिखाना, नाराज हो? नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं किसी से नाराज नहीं होता। वासुदेव भैया, आप कभी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, मुझसे नाराज नहीं। वासुदेव माय डियर ब्रदर, मेरे आप सब लोग मेरे दिल में निवास करते हो। आप सबसे मुझे मोहब्बत है, आप सबसे मुझे बहुत मोहब्बत है, आप सब मेरे दिल में हो। तुमसे है वजूद मेरा, तुमसे ही मैं हूं। तुमसे है वजूद मेरा, तुमसे ही मैं हूं। तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं हूं कौन ये तुम सिर्फ बता सकते हो। अगर आप हो तभी तो मैं हूं, आप नहीं होते तो मैं कौन? खामोखा, मुझे कौन जानता? कोई नहीं जानता। आप ही की बदौलत मैं हूं, यानी कि मेरा वजूद सिर्फ आप हैं, आपसे मोहब्बत मुझे है। ठीक है, आप सब मेरे दिल में निवास करते हो। डीपीएसपी, हाँ जी
लिख रहे हैं आप लोग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद 37 हमने 2 बार पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया, 3 आर्टिकल पढ़े, फिर तीनों एक बार रिवाइज करा देता हूं। सर 36 में क्या लिखा है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा 12, 36 और 152 में दी हुई है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये वाद्य योग्य नहीं है, इनको लेकर सजाएं नहीं दी जा सकती। ऐसा किसमें लिखा है, 37 में। 38-39 कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 38 कहता है कि सभी लोगों को राज्य का कर्तव्य है कि वे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और बेटा सामाजिक रूप से न्याय मुहैया कराए। ठीक है बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, इतना आप लोगों ने लिख लिया। चलिए आगे बात करें। इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं आगे चल लेता हूं, लिख लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, यह भी कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ठीक है जी। अब अनुच्छेद 39 का क्या कहता है, अनुच्छेद 39 का कहता है कि सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इक्वल जस्टिस टू इक्वल एंड प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकल वीक पर्सन्स। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पैसे से पिछड़े हुए हैं, जो अपने आप वकील नहीं कर सकते, कानूनी सहायता नहीं ले सकते, उन्हें राज्य का कर्तव्य है कि राज्य उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता देगा। कहां लिखा है, अनुच्छेद 39 का में लिखा है। किसमें, अनुच्छेद 39 का में लिखा है। ठीक है, कि सभी को समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने का कार्य, कर्तव्य किसका है, राज्य का है। किसका है, राज्य का है। 39 घ में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मान लीजिए कोई महिला एक काम को 20 दिन में कर रही है, वही काम एक पुरुष 10 दिन में कर रहा है, तो क्या बराबर वेतन मिलेगा? वो एक मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा है। तो आप यहां कहेंगे कि सर स्त्री और पुरुष किसी काम को एक दिन में ही कर रहे हैं, तो सेम काम है, एक जैसा काम है, तो सैलरी भी बराबर मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सैलरी भी बराबर मिलनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 39 घ में लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखिए 3 आर्टिकल ये हो गए, फिर से बता देता हूं। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। हालांकि स्त्री और पुरुषों के लिए किसमें, 39 घ में दिया है। 39 का में क्या दिया है, 39 का में क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर सभी को समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने का काम राज्य करेगा। 39 घ में लिखा है कि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। 6 आर्टिकल पढ़े, दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। 39 में क्या लिखा है, देखिए स्टार्टिंग 36 से करते हैं। क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या लिखा है कि डीपीएसपी को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है। 38 में लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय मिलेगा। ठीक है। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का में लिखा है निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। 39 घ में लिखा है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, लिखने का टाइम दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल लिखिए, मैं तो बिल्कुल टाइम दे रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। मोंजीत जी कह रहे हैं सर असम से लव। अरे वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है जब आप असम, बंगाल हैं, साउथ इंडिया, पूर्व इंडिया से आप जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं अंकित सर के मार्गदर्शन में, वो कार्य सफल हो रहा है, सार्थक दिशा में चल रहा है। चलिए चलिए लिख लिया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने कहा है आप किसी से भी कह दीजिए
जो बड़े टॉपिक होंगे उन्हें पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, और जो लगेगा कि हाथ से लिखकर पढ़ाऊं तो उसे हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने कल परसों सुन लिया आपकी। ठीक है, चलिए। अब आपको सिलेक्शन चाहिए ना, मैं सिलेक्शन दूंगा। आपको ये चाहिए ना पॉलिटी में क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बात खत्म हो गई, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लेंगे यहाँ तक? क्या लिख लेंगे क्या यहाँ तक? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे। उम्मीद करता हूँ। यहाँ आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है, और ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे सर किस पर आधारित होगा? तो आप कहेंगे सर ये किस पर? तो अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है? ग्राम पंचायतों का गठन। कि सर ग्राम पंचायतों का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में। किस में? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में 41 में क्या दिया हुआ है? कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। ऑल सिटीजन्स कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। जैसी उनकी योग्यता होगी, यानी कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि आपको बेटा थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जो बच्चे केवल हाथ से लिखकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये दिक्कत जरूर होगी, लेकिन मैंने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, यदि अपने आप को आपने इसके तरफ मोड़ लिया तो यकीन मानना आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। महाराष्ट्र से भी हैं बच्चे, बताओ। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? एक बच्चा कह रहा है सर हम पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अरे वाह, सलाम है आपके इस जज्बे को। यही तो मेहनत आपकी सार्थक होगी, यही तो मेहनत आपकी सार्थक होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। जहां पर मनुष्य काम कर रहा है वो काम करने की जगह है या नहीं है, वहाँ स्वच्छ पानी है, स्वच्छ हवा है, वातावरण ठीक है या नहीं, तो वो सब कौन से आर्टिकल में? 52 में। और इसी में क्या 42 में, और इसी में क्या लिखा हुआ है? स्त्रियों को प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता, मैटरनिटी हेल्प टू वुमन। यानी कि अनुच्छेद 42 में है काम करने की सही स्थिति, न्याय संगत कंडीशन, मानवीय दशाएं वगैरह किसमें होंगी? जस्ट अ ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। ऐसी स्थिति हो जहां पर मनुष्य काम कर सके। बहुत बदबू आ रही हो, पानी भी अच्छा ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन भी ना हो, तो कैसी जगह आदमी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अनुच्छेद 42 में लिखा है कि कार्य करने की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, मानवीय दशाएं होनी चाहिए, और महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें मैटरनिटी हेल्प मिलनी चाहिए। वहां पर एम्बुलेंस हो। आपने देखा होगा हर टोल टैक्स पे एम्बुलेंस मिलेगी, हर हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस मिलेगी, हर जो बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वहां एक डॉक्टर की टीम होगी और एक बेटा एम्बुलेंस जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर प्रसूति सहायता, कोई गर्भवती महिला है उसके बच्चा होने वाला हो तो बेटा उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, मैटरनिटी हेल्प मिलेगी, कार्य करने की सही दिशाएं होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। चलिए, वेस्ट बंगाल से हैं, बेस्ट पॉलिटी टीचर। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं पढ़ पाए हम आपका, कोई बात नहीं। तो हमने पढ़ लिया। इसका भाग बेटा 4 है। किस में है? ये भाग 4 में है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली क्या? यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। जल्दी से लिखिए। तो फिर से बता दूँ, 36 क्या है राज्य की परिभाषा, 37 क्या है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जाएंगे,
अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है ये। अनुच्छेद 38 में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय उन्हें दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 में भी कल्याणकारी राज्य बनाने की बात है। समान कार्य के लिए समान वेतन है। 39 का में लिखा है निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। 39 घ में लिखा है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन होगा। 41 में लिखा है कि भैया सभी नागरिकों को क्या होगा, उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है कि कार्य करने की सही मानवीय दशाएं होनी चाहिए। स्त्री की बात करेंगे, स्त्रियों को प्रसूति सहायता मिलेगी, स्त्रियों को प्रसूति सहायता दी जाएगी। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए लिखिए जल्दी से, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिखिए। समझ गए आप लोग। मैं अभी रिवीजन भी कराऊंगा इसका, मैं क्वेश्चंस भी लाया हूँ, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस भी लाया हूँ, आपको वो भी करने पड़ेंगे। अभी आपको इसके क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए, हाँ जी, लिख लिया आपने, लिख लिया होगा। चलिए, लिख लिया हो तो बेटा बता दीजिएगा, थंब कर दीजिएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? इसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। इसमें शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप, जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। कहाँ लिखा हुआ है? अगर इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लिख लें, इसको अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी। जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी का प्रावधान किसमें किया गया है? जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? कि अनुच्छेद 43 में। कि भैया जो काम किया जा रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट ऑल लेबर्स engaged in agriculture and industry get fair wages for living। ठीक है जी, तो गेट फेयर वेजेस फॉर लिविंग, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके काम करने की सही मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? 43 में। आर्टिकल 43 में लिखा है कि यदि मैं एक काम कर रहा हूं और मुझे उस काम की एक सही मजदूरी, सही वेजेस मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? अनुच्छेद 43 का कहता है, 43A में क्या लिखा है? 43A में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में भागीदारी बनाया जाए। भागीदार, एम्प्लॉयज कैन बी मेड पार्टनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आपने देखा होगा लेबर यूनियन बन जाती हैं, देखा ना, लेबर यूनियन बन जाती हैं। तो आप कहेंगे जो कर्मचारी, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी औद्योगिक इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस में, औद्योगिक संस्थाओं में, उनमें जो कानून वगैरह बनेंगे वो कानून वगैरह मजदूरों की सहमति से बनेंगे। प्रबंधन में मजदूरों का योगदान होना जरूरी है। किसमें लिखा है ऐसा? 43 का में लिखा है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लिख लिए आप लोग। अब भैया 43 का क्या कहता है? कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। ठीक है, 43 खा में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है राज्य सहकारी समितियों का गठन कर सकती है। और इसको कब जोड़ा गया है? तो इसे 57वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जोड़ा गया। कि सर 43 खा को कब जोड़ा है? ये इंपॉर्टेंट है कि सर सहकारी समितियों का गठन करने के लिए डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 43 खा। 43 बी में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। कि सर 43 में लिखा हुआ है मजदूरी, गलत लिखा है। ओहो, मजदूरी, हमारे टाइपिस्ट महोदय क्या कर रहे हैं? मजदूरी। ठीक है जी, मजदूरी। ठीक है,
मजदूरी। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। 43 का में लिखा है कर्मचारी को उद्योग संस्थाओं के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। 43 खा में लिखा है राज्य सहकारी समितियों का गठन करे। क्या करे? गठन करे। बेटा याद तो करना पड़ेगा माय डियर, याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे इसमें कुछ नहीं है। और यहां पर ट्रिक काम नहीं करती, ट्रिक काम नहीं करती हैं, तो इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। एक धर्मेंद्र कह रहे हैं सर आप अच्छे नहीं हो, मेरा जवाब नहीं देते। बहुत लोगों की शिकायत होती है ये जवाब ना दे पाने की। मैं दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं, दिल से माफी चाहता हूं कि मैं बहुत सारे बच्चों का, इनफैक्ट 99% बच्चों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं लाइव क्लास में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और हमारा फोकस यहां होता है, हमारा फोकस यहां पर होता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी उन बच्चों से, सभी प्यारे साथियों से माफी चाहता हूं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी से लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक बार थम कर देना कि अगर लिख लिया हो तो एक बार थम जरूर करना। चलिए देखो, याद अगर ना होना तो एक पिता की लाइन है वो याद कर लेना। पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो पिता कहते हैं कि क्या बेचकर तुझे खरीदूं ए जिंदगी, क्या बेचकर तुझे खरीदूं ए जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों के बाजार में, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों के बाजार में। तो पिता हर चीज गिरवी रख देते हैं अपने बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैं 3-3 आर्टिकल करके ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी समस्या याद करने में ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो 44 में क्या लिखा है? समान नागरिक संहिता लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि ये कौन सा प्रथम राज्य कौन सा था जहां पर सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया था? तो वो कहेंगे सर गोवा था, कि सर प्रथम राज्य गोवा था जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है कि समान नागरिक संहिता हर राज्य के नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है? 45 में क्या लिखा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार, राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? 45 में। इसमें पहले शिक्षा का अधिकार था, लेकिन अब शिक्षा का अधिकार 21A में मूल अधिकार बना दिया है। शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बना दिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट बना दिया है, मूल अधिकार बना दिया। इसको क्या बना दिया है? मूल अधिकार बना दिया है शिक्षा के अधिकार को, कि शिक्षा का अधिकार, कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, लेकिन 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उन्हें अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा दी जाएगी और उनकी देखरेख की जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा? देखरेख की जाएगी और उनकी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहां तक लिख लिया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 में क्या लिखा हुआ है कि सर सुप्रीम कोर्ट एसटी, या सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट, क्या है बेटा? ये शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति। तो आप कहेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आर्थिक और शैक्षणिक विकास का प्रबंध किसमें किया गया है? 46 में। आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान किसमें होगा? तो अनुच्छेद 46 में होगा। किसमें होगा? आर्टिकल किसमें होगा? तो आप लोग यहां पर बात करेंगे।
समझ गए आप लोग? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? ये बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक और बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर एसटी एंड एससी। तो एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करें। इतना आप लोगों ने लिखा हो तो, इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 में लिखा है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध किसमें है? जैसे कि अगर बात करें कि हर राज्य को ये अधिकार है कि राज्य अपने राज्य में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ड्रग्स हो गए, नशीली दवाइयाँ हो गई, दारू हो गई। देखिए बहुत सारे राज्य जैसे बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर दारू प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी मिलती है, फिर भी बिकती है। तो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑन नार्कोटिक सब्सटेंस, जो भी ऐसे नशीले पदार्थ होंगे उन पर प्रतिबंध कौन से आर्टिकल में है? 47 में। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। गौवध हत्या किस में है? तो आप कहेंगे गौवंश की हत्या पर रोक। कि सर गौवंश की हत्या पर रोक कौन से आर्टिकल में लगी हुई है? तो आर्टिकल 48 की प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा हुआ है जी? अनुच्छेद 48 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कि भैया पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा कौन से आर्टिकल में हो जाएगी? अनुच्छेद 48 का में। किस में होगी? अनुच्छेद 48 का में हो जाएगी। अब बात करते हैं सर अनुच्छेद 49 की, कि राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। जैसे कि लाल किला है, लाल किला है, ठीक है, इंडिया गेट है, या जो हमारे विश्व विरासत में शामिल हैं उनकी रक्षा। जो जैसे कि ये ऐतिहासिक स्मारक हुआ और इंडिया गेट हमारा राष्ट्रीय स्मारक हुआ, तो इनकी रक्षा करना अनुच्छेद 49 में क्या होगा? ये राज्य का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करे। राहुल कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई? हाँ बेटा मेरी शादी हो गई, मेरा एक बेटा भी है, 2 साल का बेटा भी है अविरल। इंद्रपाल धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, विवेक रॉय जी धन्यवाद माय डियर। चलिए, ओडिशा से हूँ, रुद्र नायक नाम नहीं पढ़ पाया मैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा। तो आप कहेंगे सर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47, कृषि और पशुओं की सुरक्षा अनुच्छेद 48, गौवंश की हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 का, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य और जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा है। चलिए लिख लीजिए बेटा, मैंने एग्जाम्पल दिए, ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुई, आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर हुए, मीनाक्षी मंदिर हुआ, रथ मंदिर हुआ, कोणार्क मंदिर हुआ, इन पर सब पे सुरक्षा है। अयोध्या मंदिर हुआ, सब पर सुरक्षा है। क्यों सुरक्षा है? तो आप लोग बता देंगे सर इसलिए सुरक्षा है क्योंकि वो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारक होते हैं। चलिए
लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक लिख लिया हो तो बताएं। सभी को बहुत सारा प्यार बच्चे, बहुत सारा प्यार। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सर अनुच्छेद 50 क्या कहता है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो आप कहेंगे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 51 में लिखा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत की विदेश नीति से संबंध, निदेशक तत्व। जैसे कि भैया बाहरी आक्रमण से रक्षा, बाहरी आक्रमण से रक्षा, से रक्षा। राज्य का कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, देश रक्षा करे और बेटा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, शांति बनाना, ये किस में है? तो ये बेटा अनुच्छेद 51 में है। इनको लिख लीजिए। अभी मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी मैं आपके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। चलिए एक बार बताइए क्या इतना आप लोगों ने लिख लिया है? लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी से बता दें, इसको लिख लीजिए। और अभी हम लोग बात करते हैं रिवीजन की, और अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। चलिए, हाँ जी, कुट्टू मीणा कह रहे हैं कि सर क्या रिकॉर्डेड क्लास है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइव है। अब बात करते हैं सर रिवीजन की। राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? डीपीएसपी। तो आर्टिकल पूछा है तो आप कहेंगे सर 36 में है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36 में दी हुई है कि सर राज्य की परिभाषा 36 में है कि भैया डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद्य योग्य नहीं है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आप कहेंगे सर 37 में, अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। तो ये रिवीजन है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको खुद ही लिखना है, खुद ही याद करके आंसर देना, लिखना नहीं है, लिखा हुआ तो ऑलरेडी अब है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 38 में। किसमें लिखा है ऐसा? अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 39 में। किसमें दिया है? अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है कि सर सभी को समान रूप से न्यायिक, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता, ये किसमें है? 39 का में दिया हुआ है। किसमें दिया? 39 का में। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 39 घ में। किसमें? 39 घ में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन, तो आप कहेंगे सर 40 में है। सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे, तो ये किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। याद आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कार्य करने की न्याय संगत मानवीय दशाएं, स्त्रियों को प्रसूति सहायता, ये कौन से आर्टिकल में है? तो 42 में। राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दी जा सके, ये 43 में है। किसमें? 43 में। राज्य कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके, ये किसमें है? 43 का में या 43 ए में। राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा, तो ये किसमें? 43 खा में। और कब जोड़ा गया था? 57वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता किसमें दी हुई है? समान नागरिक संहिता 44 में दी हुई है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो आप बताएंगे सर 45 में है। स्पीड तेज हो गई? तेज हो गई क्या स्पीड? चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
लिख लिया यहाँ पर। आगे बात करते हैं कि सर SC ST आर्थिक शैक्षणिक विकास का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे सर 46 में, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध 47 में, कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा किसमें दी है 48 में, किसमें 48 में दी हुई है, पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा तो आप कहेंगे 48A में दी हुई है, राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा आप कहेंगे 49 में दी हुई है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना, एक दूसरे से अलग करना, ये 50 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 50। ठीक है, किसमें अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की एवं विदेश नीति ये 51 में दिया हुआ है। क्लियर, खत्म, साफ, बस। और इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये आपको पढ़ना था। एक बार रिवीजन और कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे परमानेंटली। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।